Assalamu alaikum students. Today we are going to conduct our second lecture from the same chapter number 4, structure of molecules, and the topic is second last topic, covalent compounds. कोवलेंट कंपाउंड जैसे कि हमने कल देखा था आपके लास्ट लेक्चर नंबर 1 में कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो बनते हैं जब उनके दरमियान में आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है. सेम वाइज कोवलेंट कंपाउंड्स आर सिंथेसाइज्ड व्हेन देयर इज द प्रेजेंस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन देम. और कोवलेंट बॉन्ड अगर हम पीरियोडिक टेबल में थोड़ी सी नज़र डालें तो आप देखते हैं कि ये आपके पास पीरियोडिक टेबल आ जाता है. ये आ जाएगा आपके पास ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. यहाँ से स्टार्ट होता है आपका ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18. सबको पता है कि ये जो ग्रुप नंबर 18 है आपका, ये कंसिस्ट करता है नोबल गैसेस पे. अगर मैं यहाँ पे आपको लिख दूँ, ये होती हैं आपकी नोबल गैसेस, जिसमें आपके पास आ जाती हैं हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन एंड रेडोन. ये जो आपका ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 17 होते हैं, ये जो होती हैं ये आपकी नॉन मेटल्स होती हैं. ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 17 तक के एलिमेंट जो होते हैं, इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं ताकि ये अपने ऑक्टेट या अपने डुप्लेट को कंप्लीट कर सकें. लेकिन दीज एलिमेंट्स आर लैक ऑफ डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स. एक्सेप्ट तो कर ले लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से इनके अंदर ज़्यादा एबिलिटी ये होती है कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर कर लेते हैं और एक बॉन्ड बना लेते हैं जिसे हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं. नेक्स्ट आपने इसकी फर्दर टाइप्स भी पढ़ी हुई हैं कि कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो सिंगल होते हैं, डबल होते हैं, ट्रिपल होते हैं. 3 टाइप्स के दरमियान में बॉन्ड्स होते हैं. लेकिन एक चीज़ अगर आप देखें तो यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है कि जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, अ कोवलेंट बॉन्ड इज जनरली रिगार्डेड एज वीकर देन आयनिक बॉन्ड. कि जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं आपके, वो आयनिक बॉन्ड से वीकर होते हैं. क्यों वीकर होते हैं? कि आयनिक बॉन्ड जो होते हैं ऐसे बॉन्ड होते हैं जिसमें आप इलेक्ट्रॉन्स को कम्प्लीटली ट्रांसफ़र कर देते हैं किसी दूसरे एलिमेंट को. मतलब वो इलेक्ट्रॉन फिर जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी तरफ वो बिलोंग नहीं करता है, वो उसने कम्प्लीटली ट्रांसफ़र कर दिया हुआ है. उनके दरमियान फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आ जाती हैं जिनकी वजह से फिर उनको ब्रेक करना मुश्किल हो जाता है उस बॉन्ड को. लेकिन अगर आप कोवलेंट बॉन्ड को देखो तो कोवलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड बन जाता है फिर जिनके दरमियान में हम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं. तो जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं तो आप अपनी ज़रूरत के लिए, फॉर एग्जांपल आपने अपना पेन मार्कर आप किसी के साथ शेयर कर रहे हो, तो जब आपकी ज़रूरत पूरी हो जाती है तो आप अपनी चीज़ को रिटर्न कर देते हो. तो सेम वाइज एलिमेंट जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं और जब उनकी ज़रूरत पूरी हो जाती है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को वापस भी ले सकते हैं. तो जब वो वापस ले सकते हैं, इट मीन्स उनके अंदर जो बॉन्ड बना हुआ है वो बहुत ज़्यादा वीक है, वो किसी भी टाइम ब्रेक कर सकता है. इसलिए कहा जाता है कि कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो जनरली रिगार्डेड एज वीकर देन आयनिक बॉन्ड. वो वीकर होते हैं, बहुत ज़्यादा वीक होते हैं आयनिक बॉन्ड की निस्बत में. तो जो 2 तरह की इसमें हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं, कंडीशंस आ जाती हैं कि कुछ कोवलेंट कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनका मोलिकुलर वेट जो होता है वो लो होता है, कुछ मोलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनका मोलिकुलर वेट हाई होता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि हाइड्रोजन है H2, हाइड्रोजन एक है, उसका एटॉमिक नंबर होता है 1, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करें तो वो आ जाएगी आपके पास 1s1. तो वो दूसरे हाइड्रोजन के साथ जिसका सेम एटॉमिक नंबर 1 है उसके साथ अपना इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, शेयर कर लेगा. अगर मैं आपको ये दिखाऊं, ये इसको डॉट के साथ इस इलेक्ट्रॉन को मैंने शो कर दिया, इस इलेक्ट्रॉन को मैंने क्रॉस के साथ शो कर दिया, तो इनके दरमियान में जो बॉन्ड बना है आपका वो है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. तो अगर आप देखें हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का जो मोलिकुलर वेट होता है वो बहुत ज़्यादा लो होता है. तो ऐसे मोलिक्यूल्स जिनका मोलिकुलर वेट क्या होता है, बहुत ज़्यादा लो होता है, ऐसे मोलिक्यूल्स जनरली आपके पास क्या होती हैं, वो मोलिक्यूल जिनका मोलिकुलर वेट लो होता है वो आपके पास क्या आ जाती हैं, गैसेज होती हैं और साथ में वो लो बॉइलिंग लिक्विड्स होते हैं. ऐसे लो बॉइलिंग लिक्विड्स कहा जाते हैं ऐसे लिक्विड्स को जो बहुत ज़्यादा थोड़े से टेम्परेचर में फ़ौरन से बॉयल हो जाते हैं, उनको ज़्यादा टेम्परेचर देना नहीं पड़ता. लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें जैसे ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला है
H12O6 ये हाई मोलिकुलर वेट कंपाउंड्स होते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, जनरली ये क्या होते हैं, आपके पास सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने देखा कि दो तरह के कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, एक वो जिनका मोलिकुलर वेट बहुत ज़्यादा लो होता है, वो आपके पास जनरली गैसेस होती हैं, जैसे आपके पास आ जाती है हाइड्रोजन, आपकी मीथेन, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या होती हैं, आपकी लो बॉइलिंग गैसेस होती हैं ये, क्योंकि इनका मोलिकुलर वेट बहुत ज़्यादा लो होता है। आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड आ जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड भी बहुत जल्दी से बॉयल हो जाता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा लो होता है, इसलिए ये भी क्या होती है, आपके पास लिक्विड होती है। लेकिन जो आपके पास ग्लूकोज आ जाता है, C6H12O6 शुगर है आपकी, इसका जो मोलिकुलर वेट होता है ये बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसको हम क्या कह रहे हैं, सॉलिड कह रहे हैं। ठीक है बेटे, ये है आपकी कोवेलेंट कंपाउंड्स की डेफिनेशन। सबसे पहले ये है डेफिनेशन आपकी कि कोवेलेंट कंपाउंड्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो फॉर्म करते हैं किसे, बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और एक और चीज़ अगर आप देखेंगे तो कोवेलेंट कंपाउंड्स वो नॉन मेटल्स होते हैं, जब नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करती हैं तो आपके पास कोवेलेंट कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं जनरल प्रॉपर्टीज़ कोवेलेंट कंपाउंड्स की। सबसे पहली प्रॉपर्टी अगर आप उसमें हेडिंग दो तो आपके पास आ जाती है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अगर मैं कहूँ कि इस कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, इनकी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, तो वो इसलिए होते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वीक बॉन्ड होता है इनके दरमियान में, इसके बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मोस्टली जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनका लो मोलिकुलर वेट होता है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा थोड़ा टेम्परेचर देना पड़ता है, जिसकी वजह से वो फ़ौरन से मेल्ट या बॉयल हो जाते हैं। तीसरी कंडीशन अगर हम देखें तो इनके कोई क्रिस्टल लेटिस नहीं होती है, कोई क्रिस्टल या सॉलिड सा स्ट्रक्चर नहीं बना रहे, इनकी कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होती मॉलिक्यूल्स की, इनके इसलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा लो होते हैं। जिन मॉलिक्यूल्स का प्रॉपर क्रिस्टल होता है, प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, मॉलिक्यूल्स प्रॉपरली अरेंज होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स का जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होता है। लेकिन जिन मॉलिक्यूल्स का प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता, उन मॉलिक्यूल्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा लो होता है। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी इनकी, दे आर यूजली बैड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि जो एलिमेंट्स तब गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बनते हैं जब उनके पास अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। जब किसी कंपाउंड या किसी मॉलिक्यूल के पास अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता तो वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते। इलेक्ट्रॉन्स मूव ही नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा उस जगह से। जब इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे तो इट्स मीन कि वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी की पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन साथ में ही उन्होंने लिखा हुआ है कि द कंपाउंड्स हैविंग पोलर कैरेक्टर इन देयर बॉन्डिंग आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन दे डिजॉल्व्ड इन पोलर सॉल्वेंट। मतलब कि जब आप किसी कंपाउंड को वाटर में डिजॉल्व करोगे तो वो अपने आयंस में चेंज होगा, जैसे हमने कल लास्ट में NaCl पढ़ा था। इसी तरह अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड को देखें, अगर मैं आपको सल्फ्यूरिक एसिड की यहाँ पे इक्वेशन ड्रॉ करके दिखाऊं, ये है आपके पास H2SO4। ठीक है, अब H2SO4 जब अपने आयंस में चेंज होगी, ये इलेक्ट्रोलाइज होगी तो वो किस में चेंज होगी, 2H पॉजिटिव में। ये 2 मैंने लगाया है ताकि आप इक्वेशन को बैलेंस कर लो। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है इसलिए मैंने इसके स्टार्ट में 2 लगाया है ताकि हम इक्वेशन को बैलेंस कर सकें। साथ में अगर आप देखें तो आपके पास आ जाती है सल्फेट SO4 2 नेगेटिव। अब अगर आप देखें तो ये सल्फ्यूरिक एसिड आयनाइज हुआ है, हाइड्रोजन पॉजिटिव और सल्फेट 2 नेगेटिव में। अभी इसके अंदर हमने इसको डिसॉल्व करवाया वाटर के अंदर। ठीक है, अब वाटर को अगर हम आयनाइज करें तो वो चेंज हो जाता है H पॉजिटिव एंड O नेगेटिव में। अब ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन को सराउंड कर लेगा और जो हाइड्रोजन है वो सल्फेट को सराउंड कर लेगा। इस तरह अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री आयंस हो जाते हैं और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ी सी पॉसिबिलिटी बन जाती है कि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे कंडक्ट हो सके। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनकी, दे आर यूजली इनसॉल्युबल इन वाटर। ये मोस्टली पानी में डिजॉल्व नहीं होते बट सॉल्युबल इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। वो ऐसे सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व हो जाएंगे जिनके अंदर वाटर नहीं होगा। नॉन एक्वस जो होता है आपका वो वाटर को कहते हैं, तो नॉन एक्वस हम कहेंगे जो पानी के अलावा कोई भी चीज़ आपके पास आ जाए, जैसे आपके पास बेंजीन आ जाएगी, ईथर है, अल्कोहल है एंड एसीटोन। अल्कोहल का मैंने आपको पहले भी फॉर्मूला बताया हुआ है, जिनके अंदर OH का फंक्शनल ग्रुप आ जाए उसे हम अल्कोहल कहते हैं।
एसीटोन जिसमें दोनों साइड पे मिथाइल ग्रुप लगे होते हैं। बेंजीन 6 मेंबर रिंग होती है आपकी। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके अंदर जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं। बाकी जो आपके वाटर वाले कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर आपके कोवेलेंट कंपाउंड्स डिसॉल्व नहीं करते। लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी कि लार्ज डायमेंशन विथ 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग फॉर्म क्रिस्टल्स वाइल आर वेरी स्टेबल एंड हार्ड। इसकी आप हेडिंग बनाएंगे लार्ज मॉलिक्यूल्स। लार्ज मॉलिक्यूल्स में आप एग्जांपल ले लें डायमंड की। जो डायमंड होता है वो बहुत ज़्यादा लार्ज और टाइटली पैक सा स्ट्रक्चर होता है। उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक होती है। टाइटली पैक होने की वजह से उस मॉलिक्यूल को आप देखो तो आप उसको बहुत ज़्यादा ब्रेक नहीं कर सकते। आप उसको ब्रेक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो जिनकी 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग होती है, 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग का मतलब होता है ऐसा स्ट्रक्चर जिसकी प्रॉपर लेंथ होती है, विड्थ होती है और डेप्थ होती है। उसके पास तीनों चीज़ें होती हैं, उसको हम 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग कहते हैं। अगर आप डायमंड को देखो तो उसके पास तीनों चीज़ें होती है, उसकी हाइट होती है, उसकी डेप्थ होती है, उसकी विड्थ होती है। तो ऐसे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं और हार्ड होते हैं, इसलिए उनको ब्रेक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। उनके बॉन्ड्स को ब्रेक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, जिसकी वजह से उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। ये सारी जो 1 2 3 4 प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपकी किसकी हैं? कोवेलेंट कंपाउंड्स की हैं। पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे, फिर आप एग्जाम्पल लिखेंगे, फिर आप उसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास छोटा सा टॉपिक है पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स। जैसे आपको पता है नॉन पोलर कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता, जिसमें दोनों जो बॉन्डेड एटम्स होते हैं वो सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन जो होती है वो उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता। इस तरह पोलर कंपाउंड्स या पोलर बॉन्ड्स वो होते हैं जिनके दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। तो वो जो होते हैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो आपके पास फ्लोरीन की आती है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है कि फ्लोरीन जो होता है उसकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और वो होती है 4। इस फ्लोरीन से ही जो कि हमने स्टैंडर्ड माना वर्ड एक स्केल होता है जिसे आप पोलिंग स्केल कहते हैं, जिसके ज़रिए से हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर कर सकते हैं। इसके ज़रिए से आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को दूसरे एलिमेंट्स के लिए मेजर कर लो। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ हम हाइड्रोजन फ्लोराइड की HF की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड करना चाहते हैं तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.2, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4 और हम इनका डिफरेंस निकालना चाहते हैं। आप 4 में से 2.2 को माइनस कर दो, इट कम्स अप्रॉक्सीमेटली 1.8। तो आपने पढ़ा था कि जो मॉलिक्यूल्स जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा होता है वो प्रीडोमिनेंटली आयनिक होते हैं, जिनका इससे कम होता है वो कोवेलेंट होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से टाइप ऑफ कंपाउंड्स होते हैं वो फाइंड कर सकते हैं। इसमें आपको पोलर और नॉन पोलर की जो है वो प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं कि प्रॉपर्टीज़ हैं नॉन पोलर की कि नॉन पोलर एंड पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स डिफर टू सम एक्सटेंट। जो नॉन पोलर होते हैं वो पानी में डिसॉल्व नहीं करते, जो पोलर होते हैं वो पानी में डिसॉल्व कर जाते हैं। जो नॉन पोलर होते हैं डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते बट एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ पोलर कंपाउंड्स, क्योंकि वो आइंस में चेंज हो जाएंगे तो इसलिए जब एक्वस सोल्यूशन हम उसका बनाएंगे तो वो फ़ौरन से अपने आइंस में चेंज हो जाएगी और वह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेगी विद एज ए रिएक्शन ऑफ वाटर। तो ये आपके पास छोटा सा टॉपिक है जिसको आपने ये एमसीक्यूज़ के लिए प्रिपेयर करना है। और ये लास्ट पे जो टॉपिक है इसमें आपने नॉन पोलर और पोलर जो कंपाउंड्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को आपने स्टडी करना है। ये हमने आज के टॉपिक में पढ़ा है कोवेलेंट कंपाउंड और उनकी पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स की स्टडी। ये आपका लेक्चर नंबर 2 था। जो लास्ट टॉपिक है इसका वो आप इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।